Good morning, dear all. Today I am with new video. This video is not on any content or any topic. Rather, this video is on how to prepare for competitive exams. So चलिए आज हम कुछ बेसिक्स बातों को डिस्कस करते हैं कि कैसे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कैरी किया जाए और कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए अच्छे से। ये वीडियो मैं सभी के लिए एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा कि वो किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सिविल ब्रांच में आज के डेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पे ले लें चाहे वो सेंट्रल लेवल पे ले लें। इसलिए सिविल इज़ द मोस्ट वांटेड ब्रांच इन विच गवर्नमेंट जॉब इज़ कमिंग नाउ डेज। सो चलिए देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, आप चाहे जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस का हो, चाहे वो किसी स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट लेवल का इंजीनियरिंग का हो, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का करने का मेरे हिसाब से मेरा क्या अप्रोच रहा है, जो मुझे लगा कि शायद ये सबके लिए यूज़फुल हो सकता है, जो आज मैं शेयर करूँगा आप सभी लोगों के साथ। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो एक बात तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि यह अप्रोच आप लोगों को भी हर तरह से यूज़फुल रहेगा। मैंने इसमें कुछ अपने अप्रोच यूज़ किए हैं जो आपको पता लग जाएगा किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फेज़ वन। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ फेज़ वन। इस स्टेज में हम क्या स्क्रीनिंग करेंगे। दैट मीन्स आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला प्रोसेस मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी मटेरियल आपके पास हो सकते हैं या होने चाहिए उसको आप कलेक्ट कीजिए। चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे कुछ उसमें कुछ पैटर्न में चेंजेस से रिलेटेड हो, किस टाइप का पैटर्न आता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, और उसके प्रीवियस पेपर्स जितने आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं उतने पेपर को कलेक्ट कीजिए। सबसे पहला अप्रोच और सबसे पहला काम आपको होना चाहिए स्क्रीनिंग का, जिसके अंतर्गत आप उसके पैटर्न को, उसके परफॉर्मा को, उसके क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेज आपका वैल्यूएबल स्टेप है और यू कैन से दैट दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेज। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से आपको अध्ययन करना है पेपर को, सिलेबस को, पैटर्न को, ट्रेंड को, कि पेपर का टाइम के साथ ट्रेंड क्या रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले एग्जाम के पैटर्न क्या हुआ करते थे, पैटर्न वाइज भी, ट्रेंड वाइज भी, टफनेस वाइज भी, डिफिकल्टी वाइज, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एनालाइज। ऑल्सो द टारगेटिंग सब्जेक्ट और द टारगेटिंग टॉपिक यू हैव टू एनालाइज। क्या ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको कि उस एग्जाम में कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं हर साल ज़्यादा से ज़्यादा। इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल दैट कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एग्जाम है तो वो उस टॉपिक को ज़्यादा फॉलो करता हो या फिर उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता हो, तो वो सब पैटर्न आपको की पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखते जाना है। तो इसे कहते हैं ब्रेक डाउन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसी के बेस पे आपकी जो रास्ते हैं, आगे आने वाले रास्ते, वो डिसाइड करेंगे कि वो रास्ते किस तरह से होने चाहिए। तो पहला तो है कि आप क्लोजली एनालाइज करेंगे पेपर को और पैटर्न को, और वहाँ से ब्रेक डाउन करके उसके ट्रेंड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मान लीजिए आपने कुछ की फाइंडिंग्स की कि आपको 10 फाइंडिंग्स मिले कि ये फाइंडिंग्स हैं और ये इसमें होता है, तो सबसे पहला काम इसमें आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना अप्रोप्रिएट टाइम है आप दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन। आप टाइम दीजिए और उसको ब्रेक डाउन कीजिए, और जो भी की पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइए। अब उस नोट डाउन से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज आपको इन फाइंडिंग्स के बाद नेक्स्ट स्टेप, जो इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो है आपको टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल स्टडी के लिए। नेक्स्ट कि ये टाइम टेबल जो बनाओगे आप, वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई वर्किंग है उसके लिए अलग होगा, कोई अगर स्टडी कर रहा है एकेडमिक्स में इस टाइम तो उसके लिए अलग हो सकता है, कोई अगर कंप्लीटली प्रिपेयर कर रहा है फुल टाइम तो उसके लिए अलग हो सकता है। बट अप्रोच सभी के लिए सेम होगा कि आपको एक हमेशा इफिशियंट बट डुएबल टाइम टेबल बनाना है। इफिशियंट मीन्स कि ऐसा नहीं कि हम 16 घंटे अगर हम फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो 16-17 घंटे 18 घंटे कंटिन्यूस पढ़ ही रहे हैं, दैट विल बी नॉट इफिशियंट। बट वो फिर स्प्रेड ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम आएगी। इफिशियंट मीन्स आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने टाइम टेबल को कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को कैप्चर कर सके और माइंड में रख सके। डुएबल मीन्स, डुएबल मैंने क्या लिखा है कि ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप, ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में 2 ही दिन फॉलो कर पा रहे हो, 4 दिन फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो अपने शेड्यूल की वजह से, अपने कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप चाहे कुछ भी हो जाए आप इतना समय तो मिनिमम निकाल ही सकते हो और अपने शेड्यूल से बाहर। सेकेंड थिंग इज एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जो डुएबल हो,
ठीक है, तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए डे वाइज कि मुझे पर डे के हिसाब से, दैट मीन्स इट विल बी इन यूनिट फॉर्म कि मुझे पर डे क्या करना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइम टेबल बना लीजिए कि पर डे मुझे अगर 4 घंटे देने हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर डे मुझे अगर 14 घंटे देने हैं, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। बट याद रखिएगा, आप जो भी टाइम टेबल बनाएं वो किसी भी सूरत में किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे पर डे के लिए आपको बनाना है। चाहे आपको 4 घंटे मिल रहा है, जस्ट मेडिट इनिशियली। अगर आपको लग रहा है कि मैं 6 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, तो आप बाद में उसको मॉडिफाई करके 6 घंटे कर दीजिए। बट दिस थिंग यू हैव टू कीप रिवाइजिंग। ये आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पर डे फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन फॉलो किया, 4 दिन फॉलो नहीं हो रहा, तो आप अपने टाइम टेबल को रिवाइज करो और वो टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर पा रहे हो हर दिन किसी भी सूरत में। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसे डेली नहीं कर रहे हैं तो वो आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगा और वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने यही यहाँ पे नोट लिखा है कि आपके लिए जो भी टाइम टेबल बने वो हमेशा फॉलो होने चाहिए हर दिन विदाउट फेल, इवन विदाउट मिसिंग एनी डे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना अप्रोच जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस कर रहे हैं हम, 4 दिन कर रहे हैं, 5 दिन नहीं कर रहे हैं। तो पहला चीज़ जो लर्निंग इससे सीखना है कि आपको जो भी टाइम टेबल बनाना है वो पर डे फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले अप्रोच पे। नेक्स्ट है हमारा फेज 2। जब आपने टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया कि भाई मुझे 6 घंटे पढ़ना है, अभी अपने सब्जेक्ट को डिवाइड नहीं किया, आपने सिर्फ अपना टाइम डिवाइड किया कि भाई मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं। और पॉसिबली कि हो सकता है कि आप इनिशियली आप ये डिसाइड ना कर पाओ कि मुझे 6 बजे पढ़ना है या 7 बजे पढ़ना है। आप उसको ब्लैंक रखो, चाहो तो ब्लैंक रख सकते हो। अगर आपके पास पता है आपको कि मैं इतने घंटे इस समय में दे सकता हूँ पर डे, तो यू कैन, इट इज़ बेटर कि आप उसे टाइम वाइज भी डिवाइड कर दो। एल्स आप इतना डिसाइड करो कि मुझे 4 घंटे मिल सकते हैं पर डे के, दिन रात पूरे मिला के 24 घंटे मिला के, तो आप 4 घंटे में डिवाइड कर लो अपने टाइम को कि मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ। 1 घंटा इधर स्लॉट है, 1 घंटा इधर स्लॉट है, 1 घंटा इधर स्लॉट है। नेक्स्ट क्या करना है, मोड ऑफ प्रिपरेशन। ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम आखिर तैयारी करें कैसे। ठीक है, तो तैयारी करने का मैंने यहाँ पे इफिशियंट अप्रोच रखा है। ठीक है, कि जिससे हम सब कुछ तैयारी नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतने को हम विद हाईएस्ट इफिशिएंसी, हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी के साथ हम तैयारी करेंगे। यही चीज़ क्यों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देखोगे कट ऑफ 50% टू 60% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो चाहे क्वेश्चन में 100 मार्क्स क्यों ना पूछे गए हों, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से 60 या 50 से ऊपर ही लाने हैं। तो 60 प्लस या 70 मैक्सिमम अगर आप ले आते हो तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। तो हमें सिर्फ 70% के लिए ही तैयारी करनी है। 100% के लिए हम क्यों जाएं, जाने की ज़रूरत भी नहीं है और उतना करने का टाइम भी नहीं होता किसी के पास आज के टाइम में। ठीक है, तो हमारा अप्रोच ही ऐसा है कि हमारा एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए और कंटेंट कवरेज कम होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे इसमें चलते हैं कि मोड ऑफ प्रिपरेशन हमारा कैसा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम आता है जो एस्पिरेंट्स हैं उसको, कि वो सब्जेक्ट्स जैसे प्रिपेयर करना शुरू करता है, 10 सब्जेक्ट टोटल। तो मान लीजिए वो इनिशियली एक सब्जेक्ट को पकड़ा, फिर सेकंड सब्जेक्ट को, फिर थर्ड सब्जेक्ट को, ऐसे ऐसे वो जैसे आगे मूव करते जाता है तो उसका पीछे का सब्जेक्ट का मेमोरी जीरो होता जाता है। आप जब लास्ट में पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले 2 सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% ही याद रह गया है, बाकी सब डिमिनिश हो गया है। और ये इसलिए होता है, वो सभी के साथ होगा क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है और उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे कंटेंट चला गया है, तो ये मेमोरी लॉस होना स्वाभाविक है। हमें इस अप्रोच को हटा के ऐसा करना है कि सभी कुछ पढ़ने के बजाय हम सिर्फ उतना ही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, बट उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन दिस अप्रोच। ठीक है, और हम इस अप्रोच में रिवीजन को इस तरह से बनाएंगे कि आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अप्रोच आपको बार बार रिवाइज कराएगा। दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर मेक इट, वी हैव मेड इट इन सच ए वे दैट इट विल कीप यू रिवाइजिंग। आपको ही रिवाइज करवाता रहेगा अपने आप, ये कंसेप्ट है ऐसा। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे नहीं पकड़ना है, रेदर आपका ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक एक बार एटलीस्ट दिन में आपका कवर हो रहा है पर डे के टाइम टेबल में। तो हमारा अप्रोच ही ऐसा है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट दिन में एक बार टच करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अप्रोच का ये है। तो आपको इसमें सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है, कंटेंट को पकड़ना है। ये हमें हेल्प करेगा कि सभी सब्जेक्ट को हम मेमोराइज रख सकें, जो भी जरूरी काम है, जो भी जरूरी डेटा है उसको। ठीक, नेक्स्ट इज कि इस अप्रोच से हमें क्या मिलेगा कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की, उसको हम
एलिमिनेट करते जाएंगे, क्योंकि देयर आर मल्टीपल कंटेंट्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन, सो वी विल एलिमिनेट इन दिस वे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इवन फॉर द प्रिपरेशन। तो उसको हम यहाँ पे अपने अप्रोच में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, वो अप्रोच जैसे हम फॉलो करेंगे वो अपने आप ये चीजें होती जाएंगी, हम देखेंगे कैसे, बट इसके अंतर्गत हो क्या रहा है अल्टीमेटली मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो होगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच शुड बी टू प्रिपेयर इफिशिएंटली नॉट टू कवर द होल सिलेबस। जैसे मैंने बताया हम इस अप्रोच में क्या डिस्कस करेंगे कि हमें उस कंटेंट पे बार बार फोकस करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, ना कि पूरा सिलेबस जो कि इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। सबके चक्कर में हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर पता चलेगा कि फालतू की चीज़ हमारे दिमाग में एरिया कवर करके रखा है और जो जरूरी का चीज़ है वो समय पे बाहर ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कट ऑफ मैक्सिमम 50 to 60% रहता है। इसलिए हम इफिशिएंटली इन पोर्शन को जो 50 to 60% है उसको हम इफिशिएंटली कवर पाएँ कि इसमें से हमें अगर कुछ भी पूछा जाए किसी भी एग्जाम में तो वी कैन कवर इट वेरी वेरी इफिशिएंटली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। नेक्स्ट है हमारा फेज 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से, हाउ टू डू इट। हमने जो डिस्कस किया उसको हम कैसे करें। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा अप्रोच है कि अगर आपने सबसे पहले जो फर्स्ट फेज में जो आपने फाइंड किया था कि कोई एक पैटर्न आपने ब्रेक डाउन किया था, कि अगर आपको लगता है और आपने या तो आप कहीं से पता लगाया आपने या फिर आपको खुद ऐसा लगा कि इस एग्ज़ाम में किसी स्पेसिफिक बुक से, जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में किसी स्पेसिफिक बुक से या स्पेसिफिक मटेरियल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, तो उन मटेरियल्स को आप फाइंड आउट कर लें, उन मटेरियल्स को आप सेपरेट कर लें। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको अगर मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो 2 या 3 मटेरियल मिलते हैं तो आप उनको सेपरेट कर ले। उसके लिए आप सेपरेटली पर डे 1 घंटा दें, आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम अवेलेबल टाइम। बट उन सब्जेक्ट्स को आपको डेली देना है और उसमें आपको कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करनी है। उस मटेरियल को आपको दिमाग में बैठा लेना है इस तरह से कि आपसे कोई नींद में ही पूछे तो आप आंसर दे पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको एग्जाम से पहले कम से कम 2 3 4 5 10 बार जितनी बार भी पॉसिबल हो पाए शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार आंखों के सामने से उसको गुजार देना है, ताकि आपसे आपके आंखों के सामने उसका पिक्टोरियल व्यू आपके सेव हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, ताकि आप जब भी आप देखो तो आपको ऐसा लगे कि ये मेरे सामने से पहले भी गुजर चुका है। तो उन बुकों को आप पकड़िए सबसे पहले कि अगर कुछ ऐसा बुक अगर आपको मिलता है या मटेरियल मिलता है तो, नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट इज ऑन डेली बेसिस, दिस इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप कि नेक्स्ट अगर ये मटेरियल मिलता है उसके बाद भी हमें ये स्टेप करना है, नहीं मिलता तो भी हमें ये स्टेप करना है। सबसे बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे तो वो उस एग्जाम का हो चाहे तो उसके सिमिलर एग्जाम का हो, या फिर कोई रेफरेंस लेवल का एग्जाम है उस एग्जाम से रिलेटेड, उस एग्जाम से रिलेटेड तो तो उस आप एग्ज़ाम को एक पकड़ सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ कि आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीपीएससी में नर्मदा असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें आपने पाया कि चलो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मुझे गुप्ता एंड गुप्ता बुक से एग्जाम्पल के लिए मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई प्रमोशन या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप बस एग्जाम्पल के लिए समझे कि मैंने ये पाया कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर एस खुरमी बुक से 5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और ईएससी से 20 क्वेश्चन आ जा रहे हैं ईएससी के क्वेश्चन से। तो आपने सबसे पहले 3 मटेरियल को डेली बेसिस पे रिवाइज करना शुरू किया कि मुझे एटलीस्ट 1 घंटा डेली सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको समझना है, या फिर उस पर बहुत समय स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इन सभी मटेरियल का को हर एक दिन 1 1 घंटे देना है या आधे आधे घंटे देना है। बस आंखों के सामने से वो क्वेश्चंस आगे जाने चाहिए ताकि वो एक समय पे आपके सामने से हमेशा ही गुजरता रहे, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तब भी। नेक्स्ट, आपको जो पेपर है मिल रहा है मान लीजिए, तो आपने माना, आपने ये पाया कि ईएससी इसका रेफरेंस है जिसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पाओगे कि जो यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम होता है वो एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। तो आप रेफरेंस का या फिर उस एग्जाम का या फिर उससे सिमिलर एग्जाम का आप पैटर्न को आप कॉपी कर सकते हो, उसके पेपर्स को आप डेली बेसिस पे एक पेपर आप डेली बेसिस पे सॉल्व कीजिए। एक पेपर सॉल्व करने का मीनिंग है कि आप पूरे दिन लीजिए, आपके पास जितना समय है, अगर समय कम मिल रहा है तो 2 दिन में सॉल्व कीजिए, बट एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 3 डेज, 1 to 3 डेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इनिशियली दिस विल टेक मच टाइम, क्योंकि आप शुरुआत में जब आप करोगे तो आपके पास कवरेज कम होगा, तो हो सकता है कि शुरुआत में ये 2 से 3 दिन भी ले ले पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, बट एज द टाइम विल स्पेंड बाय, जैसे आगे बढ़ेंगे ये समय कम होता जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये अप्रोच क्या होना चाहिए कि एक पेपर को आप एक दिन के लिए पकड़िए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपने पाया कि क्वेश्चन नंबर 1
बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे कि क्या कह रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप उसके कोई भी रेफरेंस मटेरियल उठाइए और उस सब्जेक्ट से जो भी रेफरेंस मटेरियल है उस पे जाइए, आप उस टॉपिक पे खाली। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैं सिविल से हूँ इसलिए मैं सिविल का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। पूछा है कि लेबलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि लेबलिंग के कौन से टाइप्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया था और आपके पास कुछ आइडिया नहीं कि लेबलिंग क्या होता है। गो टू द रेफरेंस बुक, सर्च द चैप्टर, सर्च द टॉपिक, टाइप्स ऑफ लेबलिंग मिल गया आपको बुक में। आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि व्हाट आर द लेबलिंग। अब आप उसको इस तरह से पढ़ें इस पहली बार में कि आप ये पहले, क्योंकि आपके पास कंटेंट कम होगा तो आपका माइंड उसे अच्छी तरह से पढ़ेगा भी, क्योंकि आपके माइंड में ये है कि मुझे सिर्फ लेबलिंग ही पढ़ना है इस वक्त, तो आपका माइंड उसे अच्छे से पढ़ेगा भी rather than कंप्लीटिंग होल चैप्टर। तो लेबलिंग के टाइप्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, ओके। अब आप कम बैक किए, वापस आया गया क्वेश्चन पे, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि आपने पूरा लेबलिंग का कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 2। आपने देखा कि अब आ रहा है कोई कंटूरिंग का क्वेश्चन कि कंटूरिंग, तो जो भी कंटूर के टाइप्स पूछा है या कंटूरिंग के प्रिंसिपल पूछा है, आप उस टॉपिक पे गए, उसका थियरी रेफरेंस बुक से पढ़ लिया आपने, फिर आगे क्वेश्चन पे। इसीलिए मैंने कहा कि इनिशियली हो सकता है जब आप पेपर सॉल्व करें तो क्या होगा कि हो सकता है ज़्यादा समय लगे, 1 से 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, डोंट वरी अबाउट दैट इनिशियली, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है मेमोरी में, तो दिस विल टेक टाइम, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ये आगे समय के साथ अपने आप कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप कंटेंट को इस तरीके में। सबसे खास बात क्या है कि आप एक लिंक बनाते जा रहे हैं, और लिंक कैसा बनाते जा रहे हैं, एक इफिशियंट लिंक बनाते जा रहे हैं, एक ऐसा लिंक बनाते जा रहे हैं जो कि पूरे हमारे ट्रेवर्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, राइट। सो आप एक ऐसा लिंक बना, मान लीजिए आपने ये लिंक बनाया, फिर ये लिंक बनाया, फिर ये लिंक बनाया, फिर ये लिंक बनाया, इस तरह से लिंक बनता जा रहा है। और ये लिंक जो है वो एक ऐसा लिंक है जो कि मान लीजिए पूरा लिंक ऐसा होना चाहिए, पूरा कवरेज का, पूरे सिलेबस का लिंक ऐसा। तो आपने सिर्फ इतना लिंक बनाया इस अप्रोच से, बट दिस इज द इफिशियंट वे जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन, मान लेते हैं 70% क्वेश्चंस आर कवर्ड विद इन दिस रीजन ओनली, तो वो पोर्शन आप इस अप्रोच से कवर कर पाओगे। रिमेनिंग पोर्शन इज 30% ओनली। जो ये बाहर का एरिया दिख रहा है वो सिर्फ 30%, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन हमें सिर्फ 70% में मिल जाएगा। बट हम चाहते हैं कि इसको कवर करें इफिशियंटली, कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम छोड़े नहीं। और ये आपका माइंड कंजर्व भी कर सकता है, इसको इजीली प्रिजर्व कर सकता है आपके माइंड में, क्योंकि कंटेंट कम होगा। इस तरह से, इस अप्रोच से आप हर दिन प्रैक्टिस बना ले कि मुझे एक पेपर सॉल्व करना है, और अगर मैं वहाँ पे फंस जाता हूँ तो मुझे थियरी में जाना है, उसका डिटेल स्टडी करना है, सिर्फ उस टॉपिक का और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे जब आप 5-6 पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे कि मान लीजिए सर्वेइंग के लेबलिंग चैप्टर मुझे ऑलमोस्ट कवर हो गए, जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब आप लेबलिंग के क्वेश्चन जब आगे आएंगे अगले पेपर में, तो आप अटकोगे नहीं वहाँ पे आपको थियरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, तो वो टाइम आपका बचता जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनिशियली आपके पास कम समय होगा बट ज़्यादा समय लगेगा पेपर को सॉल्व करने पे, बट 5 या 10 पेपर आप सॉल्व जब कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट होंगे जो कि आपके पास होंगे, तो उस समय आपको कम समय लगेगा पर पेपर सॉल्व करने में। ये अप्रोच आपको डेली बेसिस पे हैबिट बना लेना है कि एक पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। थियरी में आपको रेफरेंस बुक से ही सिर्फ फॉलो करना है, कोई स्टडी मटेरियल, कोई मटेरियल, सॉल्व मटेरियल मत यूज़ कीजिए, उसको सॉल्व करते जाइए अच्छे से। इस अप्रोच को बना के रखिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच से आप होल टू पार्ट जा रहे हैं बेसिकली। पहले आपने पेपर को देखा, फिर कंटेंट पे गए, फिर कंटेंट को ही सिर्फ आपने स्टडी किया। अगर आप भूल जा रहे हो, गलत हो रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी, दोबारा रिवाइज कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कीप इट रिवाइजिंग। इस अप्रोच से क्या होगा, थियरी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ये क्या होगा, लिंक बनना स्टार्ट होगा, और जब आपको पूरा क्लोज टेबल्स बन जाएगा एक समय के बाद, हमने डिस्कस कर लिया। इस स्टेप में सबसे खास बात क्या है कि हर एक टॉपिक को या हर एक सब्जेक्ट को हमेशा आप रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि जब आपने नेक्स्ट पेपर चूज किया तो फिर से वही क्वेश्चंस आए, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे फिर से उससे संबंधित, तो आप पर डे बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट को हर टाइम पे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो इस अप्रोच में जो कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट को हर दिन टच कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं तो फिर से उसे रिवाइज कर रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं तो हम नया टॉपिक फिर से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम हर एक सब्जेक्ट को हर दिन टच कर रहे हैं, इससे आपको भूलने या रिवीजन की समस्या ऑटोमेटिक ही खत्म हो रही है, क्योंकि इस अप्रोच का मेथड ही वैसा है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे हैं लेकिन आप इफिशिएंटली कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फॉरगेट, भूल जाने का चांस ही नहीं है। इस अप्रोच का फॉलो करें। नेक्स्ट है क्या है, द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज यू विल नीड नॉट टू रिवाइज। सो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि ऐसा नहीं कि आपको दिन में या हफ्ते में एक बार ऐसा रखने की, एक दिन ऐसा बनाने की जरूरत पड़ेगी कि जिस दिन आप रिवाइज कर रहे हो पूरी चीज़ों को, कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए। आप ऑलरेडी ही हर दिन ही रिवाइज कर रहे हो, हर टाइम आप रिवीजन ही हमारा मेन प्रैक्टिस है, हमारा मेन मेथड है इसमें,
ठीक है, तो आप इस अप्रोच से फॉलो करें। कीप इट रिवाइजिंग अंटिल यू गेट 100% इफिशियंसी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लीजिए, अब डिपेंड करता है आप टाइम कितना दे रहे हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और कितनी इफिशियंसी के साथ पढ़ रहे हो। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिर्फ एक ही टॉपिक दिया जाए पढ़ने को, कि सिर्फ और सिर्फ आपको बीम डिजाइन ही पढ़ना है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि इन योर माइंड इट इज सिचुएटेड दैट यू हैव टू ओनली रीड बीम डिजाइन और टाइप्स ऑफ बीम डिजाइन। तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि आपके पास कंटेंट कम है। और आपको ये बोला जाए कि पूरा आरसीसी बुक पढ़ना है, तो आप पहले ही माइंड में ये बैठ गया कि पूरे बुक पढ़ना है यार, इसमें सारी चीज़ पढ़ना है, तो आपका माइंड रिलैक्सेशन में जाता जाएगा। तो ये अप्रोच, इसमें ये मेरे हिसाब से ये बेनिफिट है इस अप्रोच का। इस अप्रोच का आप फॉलो कीजिए, पर डे एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थियरी पोर्शन के लिए आप रेफरेंस बुक में जाइए सिर्फ और सिर्फ, उसको अच्छे से उस समय पढ़िए, फिर आइए कम बैक कीजिए, वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फिर उसमें रेफरेंस बुक पढ़िए अगर आपको जरूरत पड़ रही है। अगर आपने ऑलरेडी उसको कवर कर लिया है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस अप्रोच से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, जब आप क्वेश्चन कर पाओगे तो फंस जा रहे हो अगेन जाओ रिवाइज करो। तो आपको ये चीज़ क्या है, आप हर समय अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर रहे हो एक तरीके से, कि अगर जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या मैं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर भी कर पा रहे हो हर समय। अगर नहीं कर पा रहा हूँ मीन्स मैंने सही से नहीं पढ़ा है या मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हो या रिवीजन की जरूरत है, तो दोबारा से फिर उस टॉपिक पे जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम में आप जब जाओगे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने एक और बार अच्छे से गए हो इस सोच के साथ कि पहली बार में शायद मैंने कुछ मिस कर दिया था जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। तो performance measurement, revision, all are covering simultaneously. So in this approach, you will not forget anything, but efficiency आपकी maintain रहेगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, आपको विद डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। ये इसका क्या है, ये इसका एक तरह से समझ लीजिए कि इसका नोट पॉइंट है कि आपको जो डिसिप्लिन मिला है वो आपको डेली बेसिस से फॉलो करना है विदाउट एनी डे फेलियर। किसी भी दिन आपको ये अप्रोच छोड़ना नहीं। इसके लिए कोट है कि जो सक्सेस का पाथ है शॉर्टकट तो नहीं बनाया जा सकता, बट उसको इफिशियंट जरूर बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने इसमें वही कोशिश की है जो मुझे लगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड किया कि हमने अपने पाथ को इफिशियंट जरूर बना सकते हैं रादर देन मेक इट शॉर्टकट। तो इफिशियंट बनाने से काम जल्दी हो जाएगा और सही तरीके से हो जाएगा और डुएबल हो सकता है, क्योंकि हमने इतने लंबे पाथ को हमने छोटा बना दिया है बाई सिंपली जंपिंग फ्रॉम हेयर, राइट, गोइंग लाइक दिस rather than going like this we have made a straight line to reach from one point to another point। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एनी पार्ट विच इज नॉट स्टैटिक इन नेचर, मान लीजिए कोई करंट अफेयर वगैरह है कि जो कि रेफरेंस बुक में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप जो क्लासिकल मेथड है कि आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं या जो भी मेथड है क्लासिकल मेथड, उसी अप्रोच को फॉलो करें। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रेफरेंस बुक में जाके बार बार जाएंगे, क्योंकि अगर करंट अफेयर है तो वो हर साल अलग अलग होगा और हर साल डिफरेंट डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज now one more thing, if you will keep doing the mentioned step, there is no room of doubt of not getting succeed in your life। अगर आप इस अप्रोच से करते हैं तो मैं ऐसा मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आप सक्सेस नहीं होगे, बशर्ते शर्त यही है कि आप इसको प्रॉपर वे में हर दिन फॉलो करें। इसमें आपका स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। आप डेली हैबिट बना लो कि मुझे एक पेपर सिमिलरली जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है उसको डेली करना है और हर एक क्वेश्चन को बराबर कवरेज देना है, बराबर वेटेज देना है। जो कंटेंट आ रहा है कुछ नया मिल रहा है मैं उसे जाके पढ़ूंगा। और इसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप हर दिन एक नया पेपर सॉल्व करेंगे, तभी आपके पढ़े हुए का प्रैक्टिस भी होगा और मेजरमेंट भी होगा। तो ये इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप हर दिन पेपर को कर रहे हो, तो यही तरीका आपको बनाए रख रहा है रिवीजन में भी और अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी, कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इफिशिएंसी मेंटेनेंस दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए यही इस मेथड का आप कह लें की पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। इसको आप ब्रेक ना करें, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एग्जाम से 10 दिन या 20 दिन पहले आपको लग रहा है कि अब मेरे पास हो गया है, इतना सारे पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो उसके बाद आप टाइम लगा के कि मेरे को 30 मिनट में सॉल्व करना है इतना क्वेश्चन, या फिर एक पेपर अब उठाइए, तो आप टाइम बाउंडेशन भी कर सकते हो ताकि आप समय रहते आप अपना पेपर कर पाओ। तो उसके बाद आप ये प्रैक्टिस जरूर करें कि मुझे लास्ट के 10 डे या 20 डेज में अब मुझे टाइम बाउंडेशन के अंदर करना है, ताकि आप एग्जाम में आप टाइम से पहले या टाइम के अंदर कर पाएँ या टाइम पे कर पाएँ क्वेश्चन को। उसके लिए आप चाहो तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, बट मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज से कहीं अच्छा होगा कि आप कोई पेपर ही प्रैक्टिस करो, बट अब उसको आप टाइम लिमिट के अंदर करो कि चलो मैंने कोई पेपर उठाया 3 घंटे का टाइम है, अब पूरे पेपर को मैं 30 मिनट के अंदर सॉल्व करके देखूंगा, फिर मैं सेल्फ असेसमेंट करूंगा कि मैं कितना एक्यूरेट हूँ और कितना मैं सही कर पा रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि कुछ भी नया ऐसा आ जाने वाला नहीं है सिविल में कंटेंट जो कि पहले नहीं था और आज आ जाने वाला है। कंटेंट वही रहने हैं, बस उसको अनदर वे में पूछे जाने वाला है। तो बस इसीलिए कुछ नया, बहुत नया करने की आवश्यकता है भी नहीं, और कुछ करने का प्रयास भी ना करें। बस उस जो है उसको आप टाइम लिमिट के बाउंडेशन, इसके लिए आप लास्ट में 10 या 15 दिन अभ्यास करें बस, मैक्सिमम से मैक्सिमम, कि आप जो कर रहे हैं वही करें। बट आप नाउ यू आर, पहले हमने शुरुआत किया था 3 दिन में, एक पेपर को हम 3 दिन में सॉल्व कर पा रहे थे, या 5 दिन लग रहा था, या 1 दिन लग रहा था। अब उसको हमने घंटे में डिवाइड कर दिया, जितना हमारे पास कंस्ट्रेंट है। तो आप देख सकते हो एक पेपर को हम जो पहले, यही अप्रोच आपको एफिशिएंट बना रहा है कि पहले आप एक पेपर को करने में 5 दिन लगा रहे थे, बट एज यू प्रैक्टिस्ड इट, as you have now aware with the contents, now you restricted or the narrowed this time to the given time, जो हमें हमारे एग्जाम में टाइम की जितनी हमें जरूरत है उतने टाइम में हमने इसको नैरो डाउन कर दिया। यही अप्रोच आपको यूज करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बस यही अप्रोच मेरे हिसाब से बेस्ट और इफिशियंट है। इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई ना करें, ये आपको डेफिनेटली सक्सीड देगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये तरीका फाइंड किया है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि एडिशनली मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कमेंट। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, नीचे राइट हैंड साइड में आपको लोगो दिख रहा होगा चैनल का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।